नमस्कार मित्रों। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं इस मंच के संचालक डॉक्टर गौरव तिवारी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे आप लोगों से रूबरू होने का अवसर प्रदान किया। दोस्तों, बहुत अधिक भूमिका बांधने के बजाय मैं सीधे अपने विषय पर आता हूँ। तिवारी जी ने और हमने मिल करके ये विषय तय किया है, हिंदी के मुस्लिम उपन्यासकार। तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा इस विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ। ये जो उपन्यासकार के साथ मुस्लिम शब्द लगाया गया है, इसके क्या अर्थ हैं, इसके क्या मायने हैं। जैसे दलित साहित्यकार, महिला साहित्यकार इत्यादि विशेषण लगाए जाते हैं, तो निश्चित रूप से उसके पीछे विमर्श की अवधारणा होती है। लेकिन अभी तक मुस्लिम विमर्श जैसा कोई विमर्श आलोचकों के बीच, साहित्यकारों के बीच आरंभ ही नहीं हुआ है, तो स्थापित होने की बात ही दूर है। इसलिए थोड़ा सा इस विषय को लेकर के मन में अजब अजब तरह के सवाल उठते हैं। जैसे कि हम ये जब कहते हैं कि हिंदी के मुस्लिम उपन्यासकार, तो क्या इसी के समानांतर हम ये भी कह सकते हैं कि हिंदी के जैन उपन्यासकार, हिंदी के सिख उपन्यासकार, हिंदी के क्रिश्चियन उपन्यासकार, हिंदी के पारसी उपन्यासकार। निश्चित रूप से आप लोगों के मन में ये भी बात आ रही होगी कि अगला जो मैं वाक्यांश कहूँगा वो होगा हिंदी के हिंदू उपन्यासकार। निश्चित रूप से इस विशेषण की मुझे लगता है कि आवश्यकता नहीं है और ना इस पर बात करनी चाहिए, इसको लगाना चाहिए। लेकिन विडंबना ये है कि ये विशेषण खास तौर से विश्वविद्यालयों में, शोध संस्थानों में शोध के विषय के रूप में भी चुना जा रहा है। तो इसीलिए कदाचित हम लोगों ने भी और मैंने, क्योंकि ये परंपरा चल पड़ी है, हालांकि मैं बिल्कुल इससे सहमत नहीं हूँ। मैं साहित्य को खानों में देख करके परखने का ही समर्थक नहीं हूँ। तो ये मेरे लिए बड़ी बात है कि मैंने इसको स्वीकार किया है, इस विषय को, इसीलिए ये परंपरा चल पड़ी। अन्यथा इस प्रकार के विशेषण को लगाना उचित नहीं है। और अगर हम लगाते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे मन में ये संदेह होता है कि ये हमारे साथ के नहीं हैं, हमारे आसपास के नहीं हैं, हमारे समाज के नहीं हैं, जबकि ये हकीकत नहीं है। जो भी अल्पसंख्यक तबका है, ख़ास तौर से मुस्लिम तबका है, उसकी भाषा और साहित्य के संदर्भ में भागीदारी साधारण भागीदारी नहीं है, बल्कि बहुत गहरी भागीदारी है। और इसका प्रमाण भी है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। अगर आप हिंदी साहित्य के आरंभ से इस पर दृष्टिपात करिए तो आप देखेंगे कि इसका आरंभ ही तथाकथित रूप से मुस्लिम समाज के रचनाकार के द्वारा होता है। लेकिन तब ऐसी कोई बात नहीं थी, किसी के मन में इस प्रकार की कोई अवधारणा नहीं थी। दो नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो अद्दहमान यानी अब्दुल रहमान, कुछ लोग उनको हिंदी के आरंभिक कवि के रूप में रेखांकित करते हैं, और अमीर खुसरो के बारे में बहुत अधिक या बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। इसके पश्चात जब हम मध्यकाल में आते हैं, तो जो मध्यकाल का परिप्रेक्ष्य है, विस्तार है, उसमें तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल 50-50 का मामला है। चार जो सुतून है, स्तंभ, खंबे,
उसमें दो मलिक मोहम्मद जायसी और कबीर, ये भी आज के संदर्भ में तथाकथित अल्पसंख्यक समुदाय से संपृक्त या जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन तब भी लोगों के मस्तिष्क में या जहन में इस तरीके की बातें नहीं आई। जब हम रीति काल में आते हैं तो रीत काल में भी यही स्थिति है। वहाँ भी इस प्रकार से रचनाकारों के साथ या जो भी रचनाकार हैं, ये कोई चिंता का विषय ही नहीं था या विवेचन का विषय ही नहीं था कि वो क्या है। लेकिन जब हम आधुनिक युग में प्रवेश करते हैं तब फिर इस प्रकार की शब्दावलियां हमारे बीच आती हैं। आप गौर करिए कि आधुनिक हिंदी साहित्य, जिस हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि में मैं स्पष्ट रूप से कहूं कि मुसलमानों की भागीदारी शाना बशाना बिल्कुल बराबरी के आधार पर रही है, उसी की भागीदारी अचानक आधुनिकता की लौ के साथ या आधुनिकता के साथ आरंभ हुए स्वतंत्रता के संघर्ष के समानांतर हल्की क्यों पड़ जाती है? हल्की ही नहीं, बल्कि आप कह सकते हैं कि बिल्कुल नगण्य सी है। यानी 1857 के बाद आधुनिक युग में अगर आप देखिए और 1947 तक आपको चिराग लेकर के ढूंढना पड़ेगा, जबकि परंपरा ऐसी नहीं थी। तो मित्रों, इसके कारणों पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं निश्चित रूप से आप लोगों से यह आग्रह करूंगा कि इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों हुआ। और अब मैं मुख्य विषय पर आता हूं, उपन्यास। उपन्यास जाहिर सी बात है कि अपने आरंभ से ही जो खड़ी बोली हिंदी का साहित्य है उसकी एक प्रतिनिधि विधा के रूप में स्थापित हुआ। और विधा हिंदी उपन्यासों मुस्लिम समाज से संपृक्त उपन्यासकार जब आना शुरू होते हैं तो एक बार फिर से मुझे लगता है कि वही जो हमारी परंपराएं थी, उस परंपरा का सुखद स्वरूप हमारे सामने आता है। सुखद इसलिए आता है कि जो भी उपस्थिति है मुस्लिम उपन्यासकारों की, वो हाशिए की उपस्थिति नहीं है, वो केंद्र की उपस्थिति है। कई ऐसे उपन्यास हमारे सामने आते हैं जो कि समस्त हिंदी उपन्यास साहित्य में अपनी विशिष्ट उपस्थिति रखते हैं। कई एक उपन्यास ऐसे हैं जिसको कि अगर हम फहरिस्त यानी सूची बनाते हैं हिंदी उपन्यासों की, तो उसको जरूर हमको उसमें सम्मिलित करना पड़ेगा। मैं सबसे पहले आप लोगों के सामने जो मुस्लिम उपन्यासकार हैं उनकी एक सूचना देना चाहूँगा कि कौन कौन से मुस्लिम उपन्यासकार हैं। इसलिए मैं देना चाह रहा हूँ कि आमतौर पे 2, 3, 4 ही नाम हमारे जहन में होते हैं, जबकि ये परंपरा बहुत लंबी है। और सबसे जो चर्चित नाम है कदाचित वो राही मासूम रज़ा साहब का है। राही मासूम रज़ा का एक उपन्यास जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, आधा गांव। इसके अतिरिक्त उनका दूसरा उपन्यास टोपी शुक्ला। फिर कई उपन्यास उन्होंने लिखे, दिल एक सादा कागज, ओस की बूंद, हिम्मत जौनपुरी, सीन 75, और उनका जो अंतिम उपन्यास था वो था असंतोष के दिन। एक उपन्यास का और जिक्र किया जाता है, चर्चा की जाती है, नीम का पेड़, लेकिन वो सीरियल था और सीरियल को उपन्यास के रूप में परिवर्तित किया गया है। फिर इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है, इसकी चर्चा करना जरूरी है, वो है शानी का, गुलशेर खां शानी।
उनका भी एक उपन्यास बहुत ही चर्चित रहा है, आप लोग परिचित हैं, काला जल। लेकिन उनकी कई औपन्यासिक रचनाएं प्राप्त होती हैं, जिसमें कस्तूरी बाद में सांप सीढ़ी के नाम से प्रकाशित हुआ, उसको संपादित किया गया, परिवर्तित किया गया। पत्थरों में बंद आवाज भी शानी साहब का एक उपन्यास है। नदी और सीपियां, एक लड़की की डायरी, फूल तोड़ना मना है, ये उनके उपन्यास हैं। थोड़ा सा इग्नोर किया गया, हालांकि बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यासकार बदियुज्जमा है। उनका उपन्यास छाको की वापसी बहुत शानदार उपन्यास है, लेकिन उसके साथ एक चूहे की मौत, अपुरुष, छठा तंत्र, ये भी उनके उपन्यास हैं। और सभा पर्व, जो कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनके बेटे ने संपादित करके प्रकाशित किया। तो बदियुज्जमा की उपस्थिति भी हिंदी उपन्यास में बहुत महत्वपूर्ण है। बदियुज्जमा साहब के बाद फिर नाम आता है मेहरुन्निसा परवेज़। मेहरुन्निसा परवेज़ का भी हिंदी उपन्यास लेखन में बहुत गहरा दखल रहा है। मेहरुन्निसा परवेज़ के प्रमुख उपन्यासों में आंखों की दहलीज, कोरजा, अकेला पलाश, समरांगण और पासन। अब हम आते हैं, दो नाम हैं जो कि बहुत अधिक चर्चित हैं। उसमें असगर वजाहत साहब का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। असगर वजाहत साहब के उपन्यास सात आसमान, पहर दोपहर, कैसी आगी लगाई, बरखा रचाई, धारा अंकुराई, पहर दोपहर, और उनकी दो उपन्यासिकाएं हैं, मन माटी, चहार दर। फिर हिंदी उपन्यास के परिदृश्य में अगर मुस्लिम उपन्यासकार का जिक्र करते हैं तो निश्चित रूप से अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब का जिक्र किए बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और हिंदी उपन्यास की अमूल्य निधि के रूप में उनका उपन्यास झीनी झीनी पीनी चदरिया है। उससे पहले के दो बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास जहरबाद, समर शीश है। फिर उसके बाद मुखड़ा क्या देखें, दंत कथा, अपवित्र आख्यान, रावी लिखता है, और सबसे बाद में जो उनका उपन्यास प्रकाशित हुआ वो है मारिस मोहि कुठाऊं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाकार है, उस पर भी लोगों की दृष्टि नहीं जाती है आमतौर पर। हबीब कैफी, संभवतः उर्दू में भी वो लिखते हैं, शायद यही कारण हो या जो भी कारण हो, उनके भी उपन्यास जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। हबीब कैफी साहब का उपन्यास रानी साहिबा, अंदर बाहर, अनायक, सफिया, और जो सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है उनका वो है गमना। इसके बाद फिर हम नासरा शर्मा जी की चर्चा करेंगे, उनका नाम लेंगे, और उनकी जो रचनाएं हैं, औपन्यासिक रचनाएं हैं, उसको भी हम देखेंगे। नासरा शर्मा जी की जो औपन्यासिक रचनाएं, उसमें सात नदियां, एक समंदर, शालमली, ठीकरे की मंगनी, जिंदा मुहावरे, अक्षय वट, कुइयाँ जान, जीरो रोड, परिजात, अजनबी जजीरा, कागज की नाव। इब्राहिम शरीफ भी एक नाम है। अंधेरे के साथ, अंधेरे का सिलसिला, अधूरे अतपदी मकान, इनके उपन्यास हैं। इसके अतिरिक्त जो दूसरे उपन्यासकार हैं, कई उपन्यासकार हैं जिनका भी उल्लेख करना यहाँ पर ज़रूरी है, इसलिए कि चर्चा चल रही है मुस्लिम उपन्यासकारों की। इसराइल का एक उपन्यास है जिसका नाम रोशन है, और रंजन जैदी साहब हैं, उनके भी दो उपन्यास हैं, हाशिए का सफ़र, बेगम साहिबा। राजस्थान की एक रचनाकार हैं ज़ेबा रशीद,
उनका उपन्यास है लम्हे की चुभन, क्योंकि औरत ने प्यार किया। और अनवर सुहेल साहब के दो उपन्यास हैं, पहचान, दो पाटन के बीच। एक बिल्कुल हाशिए पर लगभग पहुंच गए, लेकिन मेरी दृष्टि से, मेरे नज़रिए से, मैंने उनको पढ़ा है, अखलाक अहमद ज़ई। उनके भी दो उपन्यास हैं, सोख्ता और मामक सार। नदीम अहमद नदीम का भी एक उपन्यास प्रकाशित हुआ है, इबादत। इसके अतिरिक्त कुछ और भी उपन्यासकार हैं जिनका भी यहाँ पर मैं समझता हूँ कि नाम लेना ज़रूरी है, उनका भी जिक्र करना ज़रूरी है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि बहुत बिल्कुल समझ लीजिए कि ना के बराबर एक नाम मिलता है अध्यापक ज़हूर बख्श का। उनका एक उपन्यास 1931 में छपा था, उसकी और कहीं चर्चा नहीं होती, स्फुलिंग। और मोहम्मद इसराइल अंसारी नाम के एक रचनाकार हैं जिनका उपन्यास अचला है, मुबारक खान, दो गांव, आदिल रशीद। हालांकि वो पॉकेट बुक साइज़ में, जो आमतौर पर मज़ारू टाइप के उपन्यास होते हैं, उसी साइज़ में छपे थे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। और आबिद सूरती साहब ने भी उपन्यास लिखे हैं। कुछ इतर रचनाकार जैसे अयूब खां प्रेमी, मैं इसलिए उनका जिक्र कर रहा हूँ कि मैं उनका सहयोगी रहा हूँ। कंगूरे नाम से उन्होंने उपन्यास लिखा। नफीस आफरीदी ने भी उपन्यास लिखे हैं, खुले हुए दरीचे, फिर भी अकेले, एक थमा सच। तो इस प्रकार से एक लंबी परंपरा है। और खाकसार यानी मेरा भी एक उपन्यास है, आधी दुनिया नाम से प्रकाशित हुआ है। तो आप गौर करिए, नाम लेने में कितना समय लग गया। इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल मुख्य धारा के उपन्यास, इनको इस नज़रिए से देखने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि एक अच्छी खासी तादाद है जो कि सक्रिय होकर के रचनाएं कर रहे हैं। इधर भी एक आध लड़के, बहुत अच्छा, मुझे याद नहीं आ रहा है, एक लड़के का बड़ा अच्छा उपन्यास आया था, और गालिबन वो गौरव तिवारी जी के आस पड़ोस का ही रहने वाला था, है एक लड़का, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उसका भी उपन्यास है, बड़ी चर्चा हुई थी उसकी। तो कहने का मतलब है कि फहरिस्त बहुत लंबी है, और इसमें कुछ जाने हैं और कुछ अनजाने हैं। अब हम थोड़ा सा कंटेंट पर आते हैं। आमतौर पर जब मुसलमान की बात होती है, मुसलमान की चर्चा होती है, ख़ास तौर से साहित्य के संदर्भ में, तो एक बात बड़ी महत्वपूर्ण ये है कि पता नहीं क्यों इस पर बहुत बड़े लोगों ने चिंता व्यक्त की है, यानी गुलशेर खां शानी से लेकर के आधुनिक युग के रचनाकारों तक ने इस पर चिंता व्यक्त की है कि मुस्लिम समाज को आमतौर पर साहित्य के परिदृश्य से इग्नोर किया गया। कदाचित इसका ये कारण रहा हो कि उस समाज के बारे में बहुत अधिक लोगों का परिचय नहीं, लेकिन मैं बिल्कुल इस मान्यता से सहमत नहीं हूँ। हम लोग सामाजिक संस्कृति की दुहाई देते हैं, और ये वास्तविकता भी है कि हमारा समाज जो है वो बहुत मजबूती से जुड़ा हुआ है, ये केवल नारेबाजी नहीं है। तो ऐसे में ये कहना कि बहुत अधिक परिचित नहीं है समाज से, बल्कि ये भी विचार और मंथन का विषय है। तो दूसरी बात ये सामने आती है, वो ये कि जो मुसलमानों को लेकर के नजरिया है बृहत्तर समाज का, बहुत सारे टाइप्ड, संकुचित है। मसलन दोहराने की जरूरत नहीं है, फिर भी दोहराऊंगा। एक तो मुस्लिम 4 शादियां करता है, पता नहीं ये कहाँ से लोग डेटा ले आते हैं। और दूसरी बात, मुसलमान गंदे होते हैं। तीसरी बात, बकरियां, मुर्गियां, और बहुत ही अपढ़, अशिक्षित होते हैं। इसमें बातें कुछ सही हैं, ख़ासतौर से शिक्षा के धरातल पर मैं कह सकता हूँ कि बृहत्तर समाज के सभी तबकों से बहुत पीछे हैं और एक बड़ी समस्या है। लेकिन
अधिकांशतः मुसलमानों को लेकर के यथार्थ का ज्ञान कम है, अवधारणाएं बहुत अधिक हैं। मैं बीच में एक बड़ी छोटी सी लेकिन दिलचस्प घटना सुनाऊंगा। मैं राजस्थान में नौकरी कर रहा था, तो सारे हमारे वहाँ पर जो साथी थे, वहाँ एक विशिष्ट वर्ग से थे जो कि आदिवासी कहलाते हैं, यानी मीणा समाज से थे। तो एक साथी के मैं घर गया और उनकी पत्नी वहाँ के एक अभिजात्य परिवार से संबंध रखती थी, यानी उनके परिवार में एक महिला उस समय केंद्र में मंत्री थी। तो निश्चित रूप से वो पढ़ी लिखी थी, शिक्षित थी, लेकिन जब उन्होंने मुझे देखा तो उन्हें बड़ी हैरत हो रही कि मुसलमान ऐसा भी होता है। इसलिए हैरत हो रही थी कि उनका मस्तिष्क, उनके मन में जो अवधारणा लोगों की है वही बनी हुई थी, वही छवि बनी हुई थी। और इस प्रकार की स्थितियां कई बार आती हैं और ये बड़ी स्वाभाविक स्थितियां, इसलिए कि जब वैसे तो बहुत बात की जाती है, लेकिन आमतौर पर मुसलमानों की छवि विशेष से लेकर के साधारण इंसानों के मन में बस यही। और अगर बहुत हमदर्दाना रवैया होता है तो सांप्रदायिकता से ग्रस्त, पीड़ित रूप में देखा जाता है। और जो भी हमदर्दियां होती हैं वो इसी धरातल पर, इसी आधार पर होती हैं। बहुत सारे लोग लिखते भी हैं अगर, तो सांप्रदायिकता से ग्रस्त, दमित, कुचले और उनके साथ अन्याय और अत्याचार होता है, बस यहाँ तक नजरिया होता है। जबकि इसके बरक्स सच्चाई ये है कि मुसलमान भी हिंदुस्तानी समाज का एक अहम हिस्सा है। उसके भी अपने ख्वाब हैं, उसके भी अपने सपने हैं, और वही सपने हैं, वही ख्वाब हैं, वही आकांक्षाएं हैं, वही इच्छाएं हैं जो बृहत्तर समाज की है। इसलिए है कि वो उससे अलग नहीं है। धर्म बिल्कुल अलग चीज होती है, जीवन शैली अलग होती है, संस्कृति अलग होती है। संस्कृति के स्तर पर हम बिल्कुल अलग नहीं हैं। बातें हम कभी कभी जब थोड़ा सा आदर्शवादी होते हैं तो करते हैं कि हम लोग ये करते थे, ये करते थे, ये करते थे, लेकिन वास्तव में हम मानते नहीं। इसीलिए इस प्रकार की अवधारणाएं मुस्लिम समाज के बारे में होती हैं। जबकि सच्चाई ये है कि मुस्लिम समाज भी पढ़ना चाहता है, अफसर बनना चाहता है, नेता बनना चाहता है, तैयारी करता है जाकर के कंपटीशन की। आप इलाहाबाद चले जाइए तो बहुत सारे, खास तौर से पूर्वांचल के लड़के वहाँ जाकर के पढ़ाई करते हैं, पीसीएस आईएएस बनना चाहते हैं, बनते भी हैं। लेकिन पता नहीं क्यों उनको, जब हम देखते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं, और खास तौर से जब इस स्तर की चर्चा की जाती है तो बेचारा या बदकार के रूप में उनकी चर्चा की। तो मित्रों, इन उपन्यासों की महत्ता इस बात में है कि अगर आप इनका अध्ययन करते हैं, इनसे गुजरते हैं, तो ये जो सारे टैबूज हैं, जो हमारी अवधारणाएं हैं, वो अवधारणाएं बहुत हद तक टूटती हैं। उनकी जो कुछ विशिष्ट समस्याएं हैं उनका भी चित्रण किया है, लेकिन मुसलमान को मुसलमान के रूप में नहीं, बल्कि एक भारतीय के रूप में, एक हिंदुस्तानी के रूप में इन तमाम उपन्यासों में चित्रित किया गया है। हम राही मासूम रजा के उपन्यास, जिसकी की बड़ी चर्चा है, आप लोग परिचित भी हैं, उसका उल्लेख करेंगे। उस पर थोड़ी सी बात अगर आप करेंगे तो देखिए, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। हालांकि उसको विभाजन और सांप्रदायिकता से जुड़ा हुआ उपन्यास माना जाता है, लेकिन मुहर्रम उस उपन्यास के केंद्र में है। मुझे लगता है, मैं दावा नहीं करता और ना ये कहूँगा कि सभी सहमत हों, लेकिन मित्रों, उत्तर भारत में कम से कम ये बात काफ़ी हद तक सही है कि केवल और केवल वास्तव में मुहर्रम ही एक ऐसा आयोजन है जिसमें कि दोनों समाज की बराबर की आस्था होती है। तो उसके केंद्र में मुहर्रम है और मुसलमानों का सामाजिक जीवन,
उसके केंद्र में है उनके हिंदुओं से संबंधों की विविध छवियां उस उपन्यास में मिलती हैं। तो वह कहने का आशय ये है कि वो यद्यपि वो एक गांव के आधे समाज की छोटे से वर्ग की कहानी है, लेकिन बड़े परिप्रेक्ष्य को अपने अंदर वो समाहित किए हुए। जमींदारी का टूटना, उस टूटने का क्या प्रभाव पड़ा, और एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य उस उपन्यास में निहित है वो ये कि विभाजन के बाद, यद्यपि उसकी पृष्ठभूमि बहुत पहले से आरंभ हो जाती, लेकिन विभाजन के बाद मुसलमानों की जो एक खास तरीके की पीड़ा रही है, उस पीड़ा को बड़ी शिद्दत के साथ राही मासूम रजा ने आधा गांव में अभिव्यक्ति प्रदान की है। वो पीड़ा परिवारों के बंटने की थी। विभाजन ने, आप गौर करिएगा कि विभाजन ने हिंदुस्तान के सीने पर एक लकीर खींच दी, एक खाई बना दी, दो टुकड़े हो गए। बड़ी भारी त्रासदी है, लेकिन इसका खामियाजा कदाचित शायद मुस्लिम समाज को अधिक भुगतना पड़ा। कैसे? हिंदू आबादी जो थी उधर से वो अधिकतर चली आई। इसमें कोई संदेह नहीं कि बहुत सारे रास्ते में ही कत्ल कर दिए गए, मार दिए गए, लेकिन मुस्लिमों की आबादी का एक बड़ा हिस्सा वहां गया ही नहीं। और गया भी तो उसके परिवार के कुछ लोग गए, कुछ यही रह गए। उनकी टूटन, उनकी पीड़ा की अभिव्यक्ति के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। जो परिवार बट गए, पत्नी यहाँ रह गई, बूढ़ा बाप यहाँ रह गया, जवान बेटा वहाँ चला गया। तो इस नज़रिए से इस उपन्यास को देख सकते हैं। और छाकों की वापसी उपन्यास को भी इसी संदर्भ में आप रेखांकित कर सकते हैं। यद्यपि वो भी जो निम्न वर्गीय समाज है, उस निम्न वर्गीय समाज के परिप्रेक्ष्य में मुसलमानों की क्या स्थिति है, वहाँ पर उनका आग्रह धार्मिक संदर्भ में नहीं है, आर्थिक संदर्भ में। और उसको भी तहस नहस विभाजन ने कैसे किया, और विभाजन के बाद जो उनकी पीड़ा है, उस पीड़ा को बहुत ही यथार्थ के धरातल पर गहराई से संवेदनशीलता के साथ मार्मिक रूप में प्रस्तुत किया गया। इसी परंपरा का एक उपन्यास और है, चूंकि बात विभाजन और उसके प्रभाव पर चल रही है, तो इसी परंपरा का एक उपन्यास और है, नासरात शर्मा का उपन्यास। तो उसका नाम जो है जिंदा मुहावरे, माफ कीजिएगा, मैंने कई आलेख भी लिखा, जिंदा मुहावरे। तो जिंदा मुहावरे में भी जो अवध की संस्कृति है, अवध की तहजीब है, रहन सहन, जीवन शैली, उसकी अभिव्यक्ति हुई है। और बड़ी दिलचस्प बात बताऊं मैं कि उसी उपन्यास के अध्ययन के पश्चात मुझे पता चला कि जैसे हर राजस्थान, बिहार, पूर्वी यूपी, हर क्षेत्र का एक अपना भोजन होता है, तो अवध का जो सबसे अच्छा भोजन है वो अरहर की छितरी छितरी दाल, उल्टे तवे की रोटी, हरे धनिया की चटनी। तो क्या कहने का मतलब ये है कि जो संस्कृति है, जो समाज है, और समाज का जो रहन सहन है, उस रहन सहन में निहित जो सुख दुख हैं, उसके साथ साथ इस उपन्यास में भी विभाजन के बाद जो मुहाजिर हो गए लोग, खास तौर से पाकिस्तान में जाकर के, और सबको पता है कि वहां जाकर के कोई सुखी नहीं रहा, तो उनकी पीड़ा को बहुत ही शिद्दत के साथ इस उपन्यास में अभिव्यक्ति प्रदान की गई है। इसी संदर्भ में आप देख सकते हैं मंजूर एहतशाम साहब के उपन्यास, शायद मैंने उसका जिक्र नहीं किया, सूखा बरगद। वो भी विभाजन के बाद जो देश की बदलती हुई परिस्थितियां थीं, परिदृश्य था, उस परिदृश्य में जो जीवन शैली थी, उस जीवन शैली को आधार बना करके इस उपन्यास की रचना की गई है। और विभाजन के अप्रत्यक्ष प्रभाव को बहुत ही गहराई से उस उपन्यास में अभिव्यक्ति प्रदान की गई है।
एक और उपन्यासकार हैं, इनका एक ही उपन्यास है, एक उपन्यासकार क्या कहानीकार हैं, बादशाह हुसैन रिजवी साहब। उनका भी एक उपन्यास इसी विषय पर आया था, मैं मुहाजिर नहीं। तो इसमें भी विभाजन ने जो पीड़ा दी, पीड़ा से तो आज भी हम मुक्त नहीं हुए। मित्रों, मैं ये कहना चाहूँगा कि विभाजन जाहिर सी बात है सांप्रदायिकता के उत्कर्ष का परिणाम था, लेकिन जब लक्ष्य उस सांप्रदायिकता ने हासिल कर लिया, यानी देश के दो टुकड़े हो गए, तो वैमनस्य समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं, बल्कि परिवर्धित रूप में और खतरनाक हो गया है। तो उसका जो परिणाम है वो आप देख सकते हैं बादशाह हुसैन रिजवी साहब के उपन्यास मैं मुहाजिर नहीं हूँ में। तो ये तो हमने एक पक्ष की बात की। अब फिर हम आते हैं तो अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब, जाहिर सी बात है झीनी झीनी बीनी चदरिया का जिक्र किए बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो एक विशिष्ट समाज जो कि बुनकर के रूप में जाना जाता है, केवल उसका चित्रण नहीं है, बल्कि ये उपन्यास जो है ये संघर्ष के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक चिंगारी तैयार करता है। बाकी मुस्लिम जीवन शैली, माफ कीजिएगा, बुनकरों की जीवन शैली, उनका शोषण, उनका अत्याचार, आप अगर बुनकर को निकाल दीजिए, यानी मुसलमान को निकाल दीजिए, जो भी बुनकर हो, बुनकर में हिंदू मुसलमान कुछ भी हो सकते हैं, तो इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि जो भी आर्टिसन क्लास है, जो कारीगर तबका है, उसका किस प्रकार से शोषण किया जाता है, उस शोषण को नुमायां तौर पे आप इस उपन्यास में देख सकते हैं झीनी झीनी बेनी चदरिया में। दरअसल एक कविता लिखती है बिस्मिल्लाह साहब ने, उसके साथ उनका जो उपन्यास मुखड़ा क्या देखें, समरशीश और जहरबाद, ये जो निम्न वर्गीय समाज है, उस निम्न वर्गीय समाज के दुख दर्द, उनकी पीड़ा और उनके जीवन की जटिलताएं, उनके आंतरिक जीवन के द्वंद्व, सब कुछ, यानी इसको आप यूं कह सकते हैं कि जो बृहत्तर भारतीय समाज है, उसके जो दुख दर्द हैं, उसकी जो पीड़ाएं हैं, उसमें इसमें नुमायां होती हैं, उससे हमें उसको जोड़ना चाहिए। बहुत ही बड़ा कैनवस है बिस्मिल्लाह साहब का, उसमें अध्यापक भी हैं, उसमें गांव भी है, उसमें छोटे छोटे दुकानदार भी हैं, उसमें बुद्धिजीवी भी हैं, और उनका जो अंतिम उपन्यास है मारिस मोहि कुठांव, तो मुस्लिम समाज, यानी फिर यहीं पर बात आती है कि हम, यानी मुस्लिम समाज जो है वो मुख्य धारा का हिस्सा है। धार्मिक रूप से मुस्लिम समाज में कोई बंटवारा नहीं है, लेकिन व्यवहारिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, भारतीयता के कारण मुस्लिम समाज में जो ऊंच नीच या जो अपर क्लास, बैकवर्ड क्लास यानी उच्च वर्ग और ओबीसी इत्यादि इत्यादि नुमायां रूप से बंटवारा है, उस बंटवारे को इस उपन्यास के माध्यम से अभिव्यक्त करने का प्रयास किया गया है। तो इसका मतलब है कि ये उपन्यास भी भारतीय संदर्भों में, ना कि मुस्लिम के संदर्भ में, भारतीय संदर्भों में इसको भी आप देख सकते हैं। तो दंत कथा एक प्रतीकात्मक उपन्यास है बिस्मिल्लाह साहब का, और बहुत बड़ा कैनवस है, समय नहीं है। फिर शानी साहब के जो दूसरे उपन्यास हैं, कस्तूरी, ये जो निम्न वर्गीय समाज है, मैं मुस्लिम समाज नहीं कहूँगा, यद्यपि वो पृष्ठभूमि में उसके मुस्लिम हैं, तो निम्न वर्गीय समाज की जटिलताओं की अभिव्यक्ति, संबंधों की अभिव्यक्ति, प्रेम, तलाक, इसके साथ साथ अनमेल विवाह इत्यादि इत्यादि जो भी सामाजिक संदर्भ हैं, वो आपको शानी के यहाँ कालाजल के विराट और भव्य स्वरूप के अतिरिक्त दूसरे उपन्यासों में भी मिलेंगे, प्राप्त होंगे। और बदियुज़्ज़मा के जो अन्य उपन्यास हैं, जैसे एक चूहे की मौत, पुरुष और छठा तंत्र, ये उपन्यास जो हैं ये प्रतीकात्मक रूप में भारत जो है प्रशासन तंत्र है,
जो व्यवस्था है उस व्यवस्था पर चोट करते हैं और गहरे अर्थों के साथ हमारे सामने आते हैं। असगर वजाहत साहब का कैनवस बहुत बड़ा है, उसमें अतीत है, अतीत की यादें हैं, अतीत का आभिजात्य है, वर्तमान है, वर्तमान की राजनीति है, राजनीति के विविध रूप हैं, जिसमें कि वामपंथी राजनीति, दक्षिणपंथी राजनीति, अंतर समाज के, ग्रामीण जीवन के। अलीगढ़ खास तौर से मुस्लिम विश्वविद्यालय जो अलीगढ़ का है वो उनकी रचनाओं में बहुत नुमाया तरीके से सामने आता है। जो भी उपन्यास उनकी, चाहे सात आसमान का कैनवस बहुत बड़ा है, कई पीढ़ियों की कहानी है, फिर जो उपन्यासों की त्रयी है उसमें आप देख सकते हैं। और असगर वजाहत साहब की पहचान एक फिल्मकार के रूप में रही है, तो उनका एक उपन्यास जो है वो फिल्मी संदर्भों से भी संपृक्त है। और राहे मासूम रज़ा के भी उपन्यास, आधा गांव की मैंने चर्चा की, लेकिन कई मायनों में उनके जो दूसरे उपन्यास है, खास तौर से टोपी शुक्ल, बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। आज़ादी के बाद की जो विडंबनाएं हैं और मैं तो समझता हूँ कृत्रिम रूप से निर्मित की गई स्थितियां हैं, उन स्थितियों को बहुत ही नुमाया रूप में, बहुत स्पष्ट रूप में और बड़े व्यंग्य के साथ टोपी शुक्ल प्रस्तुत करता है। और हिम्मत जौनपुरी या ओस की बूंद में भी विभाजन है, दंगे हैं, सीन 75 जो है वो जो फिल्मी जीवन है और वहाँ की जो आपाधापी है, वहाँ के जो दाव पेच हैं, फिल्मी जीवन में जो व्याप्त कुछ कुरीतियाँ हैं और संबंध हैं, अस्वस्थ संबंध हैं, सबको, चूंकि उनको बहुत गहरा ज्ञान था इसलिए उसको ये उपन्यास में रेखांकित करते हैं। असंतोष के दिन ये बाद का उपन्यास है इनका, और 80 के बाद की परिस्थितियां इसमें आप देख सकते हैं। मेहरुन्निसा परवेज, आँखों की दहलीज, या जो भी उपन्यास हैं, आदिवासी जीवन और वहाँ के जीवन की विविध परिस्थितियाँ, स्त्रियों की समस्याएं, स्त्रियों की ताकत, सब कुछ उन्होंने अपने उपन्यासों के माध्यम से समेटा है और उसको हमारे सामने रखा है। तो उस इन उपन्यासों को हम बृहत्तर परिदृश्य में रख करके देख सकते हैं और देखना चाहिए। इसके बाद फिर नासरा शर्मा जी एक टैबू तोड़ती हैं। आमतौर से महिलाओं के बारे में ये माना जाता था कि वो संबंधों की मुखर उद्घोषक होती हैं। यद्यपि मन्नू भंडारी जी ने महाभोज लिख करके इस मिथ को तोड़ा है बहुत ज़बरदस्त ढंग से, लेकिन नासरा शर्मा भी इस मिथ को तोड़ने में मुझे सरे फहरिस्त दिखाई देती है। तो कहने के लिए और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं अंत में यही आप लोगों से आग्रह करूंगा कि ठीक है, मुस्लिम और कुछ भी आप कह सकते हैं, लेकिन इन उपन्यासों को बहुत गहराई से देखने की ज़रूरत है। और जो दो चार लोग जो हैं जिनको मुख्य धारा में केन प्रकरण स्वीकृति प्रदान हुई, उसके अतिरिक्त भी दूसरे रचनाकार हैं, बहुत अच्छा लिखा है, उनको भी बिना इस आग्रह के कि ये क्या है, बल्कि इस आग्रह के साथ कि ये उपन्यासकार हैं, रचनाकार हैं, हमें जुड़ना होगा, हमें उस पर विचार विमर्श करना होगा और देखना होगा